नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले भगवान श्री राम के नाम पर वोट बटोरने की कवायद फिर से जोर पकड़ती दिख रही है। बीजेपी की राम भक्ति की तर्ज पर दूसरे दल भी अब राम राग गा रहे हैं। अपने को राम भक्त साबित करने के लिए सियासी दलों ने राम राजा की नगरी ओरछा को चुना है। वहीं बीजेपी निकाय चुनाव के पहले मतदाताओं तक पहुँचने के लिए प्लान तैयार कर रही है, लेकिन इस बीच बाजी किसके हाथ लगेगी ये देखना दिलचस्प होगा और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर से राम याद आए हैं। एक बार फिर पार्टी राम की शरण में जाने की तैयारी में है। भाजपा की राम भक्ति को हथियाने में लगे दूसरे सियासी दलों ने अब राम की नगरी ओरछा में बड़े आयोजन कर खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बताने की कोशिशें तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के हाल ही में ओरछा में हुए सम्मेलन के बाद अब कांग्रेस भी यही विधायकों का प्रशिक्षण शिविर लगाने की तैयारी में है। कमलनाथ अपनी टीम को अप्रैल महीने में ओरछा में मिशन 2023 का मंत्र देने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि 6 और 7 अप्रैल को ओरछा में कांग्रेस विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विधायकों को आगामी नगरीय निकाय चुनाव के साथ मिशन 2023 के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। विधायकों को भाजपा के मुकाबले अपनी छवि को कैसे आम लोगों में बेहतर बनाना है ये भी बताया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय नेता विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में पकड़ मजबूत बनाने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और संगठन को मजबूती देने का मंत्र देंगे। भले ही नगरीय निकाय चुनाव टाल दिए जाते हैं तो भी कांग्रेस पार्टी राम की नगरी ओरछा में ही कांग्रेस विधायकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। 2 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान विधायकों को राम राजा मंदिर के भी दर्शन कराए जाएंगे। इधर बीजेपी ने नगरीय निकाय की तैयारी अपने अंदाज में शुरू कर दी है। 12 मार्च को सरकार नगर उदय अभियान की शुरुआत कर 3000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने जा रही है। इसके साथ मुख्यमंत्री आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का 12 मार्च को सुबह 10 बजे शौर्य स्मारक में शुभारंभ करेंगे। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी बीजेपी देश भर में बड़ा अभियान चला रही है। इसी कड़ी में एमपी में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में कोविड-19 के टीकाकरण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएगी। पार्टी का ये अभियान 10 मार्च से शुरू हो गया है और 1 महीने तक चलाया जाएगा। इस अभियान में पार्टी के कार्यकर्ता टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हेल्प डेस्क लगाकर और घर घर पहुंचकर संपर्क करेंगे। देखिए, कांग्रेस को तो आदत है ढोंग और प्रपंच करने की। राम तो इस हिंदुस्तान की एक एक व्यक्ति हैं। अरे आप राम को मानो तो लगातार सिर्फ राजनीति करने के लिए राम को याद करना ये हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला। और राम भक्तों को हिंदुस्तान की जनता जानती है कि कौन राम भक्त है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राम को मानने वाला है, राम के लिए जीने वाला और राम के लिए मरने वाला है। कांग्रेस अपना प्रशिक्षण करना चाहे करती रहे, पर इस देश की जनता अब कांग्रेस के इस दिखावे में नहीं आने वाली। देखिए, जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर देश में 8 सरकारें जिन्होंने गिराने का काम किया है, अब वो आज़ादी के आंदोलन का अमृत महोत्सव बनाने की बात कर रहे हैं। जनता सब समझती है। मध्य प्रदेश में किस तरह से युवा स्वरोजगार ऋण बंद किए गए, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वरोजगार ऋण बंद किए गए, उसके बाद 3000 करोड़ खाते में भेजना, यह जनता की आंखों में धूल झोंकने से ज़्यादा कुछ नहीं है। कोरोना काल में जनता में हाहाकार मचा हुआ है। टीकाकरण के लिए लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि पहले घोषणा की गई थी कि टीकाकरण मुफ्त रहेगा। उसके बाद जागरूकता अभियान चलाना, जनता को अब और ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी गुमराह नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी के विधायकों की एक कार्यशाला का काफ़ी समय से कार्यक्रम बन रहा था और अभी इस स्थिति में पूरी तरह से कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही कांग्रेस पार्टी के विधायकों की कार्यशाला होगी जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। विधायक भी अपनी बात रखेंगे, साथ ही देश के बड़े बड़े वक्ता विधायकों को अपने उद्बोधन देंगे। इसका कार्यक्रम शीघ्र ही जारी होगा। सत्ता में रहते हुए कमलनाथ ने ओरछा में महोत्सव का आयोजन किया था और सत्ता से उनका नमस्ते हो गया था।
एक बार फिर सत्ता में वापसी करने के लिए कांग्रेस पार्टी राम की शरण में जा रही है। इधर बीजेपी ने नगरीय निकाय की तैयारी अपने अंदाज में शुरू कर दी है। ऐसे में जब बीजेपी वोटरों से सीधे जुड़ने के लिए नित नई योजना बना रही है, तब कांग्रेस का ये 2 दिनी प्रशिक्षण कैसे उसे बीजेपी के मुकाबले खड़ा कर पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले भटनागर जी आप ही के पास, क्योंकि हमने देखा कांग्रेस ने अतीत में, यह ज़्यादा समय नहीं हुआ, रामधुन भी गाई, हनुमान चालीसा का भी पाठ करा, फिर से राम की शरण में है। लेकिन आपको नहीं लग रहा जो योजना कांग्रेस बना रही है वो पार्टी के भविष्य से ज़्यादा जो दूरगामी योजना जिनको कहते हैं किसी पार्टी के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो सुविधा के हिसाब से अपनी योजना बनाती है कि प्रशिक्षण वो अप्रैल में देंगे, इसके बाद वो लोकतंत्र का दिवस मनाएंगे 20 तारीख को, फिर इसी हिसाब से वो किसान आंदोलन के जब 100 दिन हो जाते हैं तब उनको लगता है कि किसानों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इन सब के बीच जब बीजेपी डोर टू डोर जा रही, पहले राम मंदिर के चंदे के लिए वो सबके घर घर गई, अब वो कोरोना वैक्सीनेशन के कारण सबके घर घर जाने का प्लान है 1 महीने का, और इस बीच कांग्रेस ही घर पर है और वो प्लान कर रहे हैं कि हम अप्रैल में जाएंगे ओरछा, 20 तारीख को भोपाल में ये करेंगे। देखिए मनोज, एक संगठन के स्तर पर कांग्रेस जो है लगभग इस समय शून्य की स्थिति में है। एक राजनीतिक दल, एक राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चलना चाहिए ये हम भारतीय जनता पार्टी में तो बेहतर तरीके से देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर पूरा का पूरा जो संगठन है वो बिल्कुल कोलैप्स स्थिति में है। वो अपने विधायकों को किस चीज़ का प्रशिक्षण देंगे, विपक्ष में रहने के बाद विधानसभा चल रही है, विधानसभा में विपक्ष का परफॉर्मेंस क्या है, ये मेरे ख्याल से लगता है बजट सत्र के पहले वो अपने विधायकों को बताते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कमलनाथ तो कई सारे कार्यक्रमों से बहुत दूरी बना के रखते हैं, सार्वजनिक तौर पे कम ही प्रकट होते हैं, जबकि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो जब आपकी लीडरशिप ही आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे नहीं आएगी, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ओरछा में प्रशिक्षण देंगे तो अब किस चीज़ का प्रशिक्षण देंगे। कांग्रेस के जो विधायक चुने गए इनमें से कई तो काफ़ी सारे सीनियर्स हैं, बिल्कुल, तो वो निश्चित तौर पे अपने साथियों को आगे बढ़ाने में विधानसभा में मदद कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो व्यक्ति केंद्रित राजनीति है कि एक इस नेता का गुट है, एक उस नेता का गुट है, तो इतने खांचों और कबीलों में कांग्रेस बटी हुई है कि उसका एकजुट संगठन के तौर पे हो सकता है गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी होती होगी, लेकिन वो कहीं से कहीं तक आपको ऐसे नजर नहीं आएगी। पार्टी का जो भी नेतृत्व है वो यदि कोई चीज़ तय कर देगा तो फिर पूरी पार्टी उसको मानेगी, लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस चाहे ओरछा में सम्मेलन करे, प्रशिक्षण शिविर करे विधायकों का, अब चूंकि नगर निकायों के चुनाव हैं तो ये बड़े व्यापक पैमाने पर निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं के लिए हैं। अब विधायकों के प्रशिक्षण से इन चुनावों में क्या फर्क पड़ेगा? जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस योजना बनाती तो उसकी योजनाएं भी वो समझ से परे हैं कि वो आखिर किस दृष्टिकोण से क्या चीज़ें सोच के क्या चीज़ तय करते हैं, समझना बड़ा मुश्किल है कांग्रेस की कार्यप्रणाली को। लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा कि जब आप एक बात करते हैं कि राम की बात कर रहे हैं, वहाँ भी कह रहे हैं आप मंदिर में दर्शन कराएंगे, एक तरफ उसके कई सारे नेता कहते हैं कि राम मंदिर के लिए चंदा नहीं देना चाहिए, चोरी खा जाते हैं। एक गुट है वो चंदा लेने निकल जाता है कांग्रेस का, वो नंबर जारी करते कि नंबर में आप पैसा डालिए। मुख्यमंत्री के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वो कहते हैं मैं राम भक्त हूँ, उनके दूसरे नेता हैं वो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। तो ये जो आप कह रहे थे कबीलों में बिखरी हुई कांग्रेस है, तो ये तो किसी एक नाम या किसी एक आराध्य के नाम पर भी जब आप एक नहीं हो सकते तो किसी लीडर के नाम पर एक कैसे हो पाएंगे? तो सबसे बड़ी समस्या तो कांग्रेस की यही है, इसीलिए वो सिर्फ गांधी परिवार की पूंछ पकड़ के लटकी हुई है पूरी कांग्रेस, कि उन्हें लगता है कि गांधी परिवार है तो कांग्रेस एक रह सकती है। ये कांग्रेस के नेताओं का डर है और इसलिए वो कभी भी कोशिश, चाहे देखेंगे आपके गांधी परिवार का जो सत्ता तक पहुंचाने का करिश्मा था वो अब ख़त्म हो गया। आप देखिए कि राजीव गांधी की हत्या के बाद से कांग्रेस कभी भी केंद्र की सरकार में पूरे बहुमत से खुद के दम पे सरकार में नहीं आ पाई। बिल्कुल, लगातार उसका पतन ही होता चला गया। पिछले 2 चुनावों में तो वो 2 आंकड़ों पे सिमट गई है। बल्कि तो राजीव गांधी की हत्या के बाद भी बहुमत नहीं मिल पाया था। बहुमत नहीं मिल पाया था, ठीक है, 240 सीटों तक कांग्रेस जैसे तैसे पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद आप लगातार देखेंगे तो वो ग्राफ गिरता जा रहा है और 2019 तक, 2014 और 2019 में तो हमने लगातार 2 इलेक्शन ऐसे देखे हैं जब वो
3 अंकों में नहीं आ पाए। बिल्कुल। तो इससे आप कांग्रेस के बिखरने का अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी कोई सक्षम नेतृत्व तलाशने में अभी तक नाकाम रही। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी को लगभग 21-22 साल अध्यक्ष के तौर पे हो गए। तो अब आप इससे अंदाज लगाओ कि इस पार्टी की वास्तविक स्थिति क्या है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये सब जो कर रहे हैं, अब ये राम भक्त होने का, वहाँ पे जाएंगे ओरछा, यदि आप जा रहे हो और ओरछा में भगवान राम के दर्शन नहीं करोगे तो क्या करोगे। ओरछा तो फेमस ही राम राजा सरकार के लिए है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे जो जाएगा वो भगवान राम के दर्शन तो करेगा ही करेगा। तो इसमें नई बात क्या है, वहाँ तो लोग जाते ही दर्शन करने के लिए हैं, और इस विधायकों के दर्शन करने से कांग्रेस की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। इससे क्या कांग्रेस के बाकी लोग कांग्रेस को इसलिए वोट दे देंगे कि इन्होंने राम राजा सरकार के दर्शन किए हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा विचित्र सा फंडा है जो समझ से परे है। समझ से परे फंडा है ब्रजेश जी। लेकिन एक और चीज़ है समझने के लिए, दर्शकों को हम चाहेंगे, क्योंकि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार और लगभग 1 साल की शिवराज सरकार हो गई, या अगर विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 26 महीने 28 महीने सरकार को हो गए हैं। और ये मान के चलिए कि अब मुश्किल से आधा कार्यकाल और बचा है। उसमें भी अगर हम आचार संहिता देख लें, नगरीय निकाय के चुनाव भी होना है, इसके बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो इन सब के बीच 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस के पास बचा है। तो पहले 2.5 साल तो या प्रशिक्षण या तो आपको शुरुआत में करना था कि जब आपके पास बहुमत नहीं था तब आपको अपने विधायकों को समझाना था कि आपको कैसे एकजुटता बनाए रखनी है, कैसे हमको इस सरकार को चलाना है, सबका योगदान की ज़रूरत होगी। सरकार चली गई तब आपको एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर लेते कि हमको विधानसभा में कैसे घेरना, या 29 सीटों का जो उपचुनाव था उसको हमको कैसे जीतना, वो भी निकल गया। नगरीय निकाय चुनाव की कोई तैयारी नहीं है। अभी होना ये था कि आप एक रणनीति बनाते, लेकिन आप विधायकों को प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, वो भी अप्रैल में। और अगर इस बीच जैसी की संभावना है कि अगर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें घोषित कर दी तो हो सकता है ये प्रशिक्षण शिविर ना भी हो, तब कांग्रेस क्या करेगी। देखिए मनोज जी, जिस प्रशिक्षण शिविर को लेकर हम जहाँ चर्चा कर रहे हैं उस प्रशिक्षण शिविर की बात कांग्रेस खुद जनवरी और फरवरी से कर रही है। आपको याद होगा कि वो ओरछा मैंने इससे पहले खजुराहो में करने वाले थे। बाकायदा कांग्रेस ने ऐलान किया था कि इनकी तारीखों का घोषणा बाद में, लगभग उसी समय जब बीजेपी ने उज्जैन में किया था। में होने वाला और कांग्रेस जब उज्जैन में बीजेपी करने वाली थी तब इन्होंने कहा था कि हम भी प्रशिक्षण करने वाले हैं और वो खजुराहो में करेंगे। तारीखों का ऐलान कमलनाथ जी करेंगे। अब भी उन्होंने तारीखों का ऐलान नहीं किया, ये कहा है कि अप्रैल में करेंगे। तो कांग्रेस के प्रशिक्षण की संभावनाएं हैं वो सिर्फ भाजपा को देख के बढ़ती है आगे कि वो क्या कर रही है। आप भाजपा को देखिए कि वो बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक बैठकें कर रहे हैं और बाकायदा तैयारियां कर रहे हैं। सोशल मीडिया जो उनका विंग है उससे भी बात कर रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी उनके 13-14 के दौरे के कार्यक्रम आ गए कि मुरैना में, बिल्कुल कि मुरैना में रहेंगे। बूथ स्तर पर किस तरह से बूथ पदाधिकारियों से बात करेंगे, मंडल अध्यक्षों से अलग बैठ करेंगे। बैठकों का लगातार उनका निरंतर चल रहा है। इससे पहले आप भाजपा सत्ता में होने के बावजूद हमेशा आपको चुनावी मूड में दिखती है। और कांग्रेस देखिए, आप उपचुनाव में भी उनकी बैठकों का दौर कुछ नहीं हुआ। प्रशिक्षण की बात जैसे प्रकाश जी ने भी कहा कि प्रशिक्षण ये होना चाहिए था। यदि प्रशिक्षण ये कांग्रेस विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले देती तो लगता कि उनके विधायक जो सीख कर आते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता और या कोई टीम बना दी जाती, रणनीति बना दी जाती सीनियरों के साथ जूनियरों का, तो विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस आपको अलग दिखता। इसका एक मैसेज जब आपके लीडर का ही परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हम 12 सदस्यों की टीम बना देते हैं जो सारा कुछ देखेंगे, तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जब सेनापति हथियार डाल देगा और जब वो कहते हैं कि हम सरकार चलेगी नहीं, फिर वो कहते हैं कि आप पूरे 3 साल आप सरकार चलाइए, हम आपसे हिसाब मांगेंगे, तो ये संकेत क्या कहलाते हैं? ये संकेत कहलाते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, अब आप कुछ करना नहीं चाहते हो, आप यहाँ टिके रहना चाहते हो। संगठन की हालत देखिए आप हिसाब आपको हर समय मांगना चाहिए। आपको विपक्ष का मैंडेट मिला है तो आपका हिसाब मांगने का हर समय आप हिसाब, जहाँ पार्टी की या सत्ताधारी दल की जो गतिविधियां या रणनीति में कहीं चूक होती है तो आपको तत्काल सवाल उठाना चाहिए। और आप विधानसभा ऐसे दौर में चल रही है जो लंबे समय के बाद, कोरोना के बाद पहली बार सत्र चल रहा है, लगभग 1 साल बाद। हाँ, 1 साल बाद सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस कहाँ दिख रही है आपको विपक्ष की भूमिका में? सरकार की नाक में दम कर देना चाहिए था। यदि आप सोचिए कि यह इतने समय बाद यदि कांग्रेस सत्ता में होती और भाजपा विपक्ष में होती तो सरकार को दो पड़ जाती उनको समझाने में, या जो आक्रामक आपको दिखता, जनता के मुद्दों पे जो बहस दिखती वो अलग
ही होता, लेकिन कांग्रेस वहाँ कहीं दिखती नहीं है। तो प्रशिक्षण की जरूरत तो हमें हमेशा ही है कांग्रेस को, लेकिन जिस तरह से संगठन का कोई पता नहीं है, संगठन के पदाधिकारियों का कोई पता नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, जमीनी स्तर पर आपके पास कोई नेटवर्क आप तैयार नहीं कर रहे हो, कार्यकर्ता आपने इतनी बड़ी फौज बना दी, कार्यकारिणी बनाई, दो एक व्यक्ति दो पदों पे बैठा हुआ है, तो जिम्मेदारी कहाँ की निभाले? दोनों नाव पे सवारी करोगे तो नाव तो डूबना ही है, आप भी डूब जाओगे उसके साथ। तो यही हालात हैं कांग्रेस के। वो प्रशिक्षण का एक बहाना है कि भाई कांग्रेस जो भाजपा कर रही है, हम भी अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, नगरीय निकाय की तैयारी कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को ये भ्रम में डालने के लिए कि हम भी तैयारियां कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम भी तैयारियां कर रहे हैं जिस तरह से भाजपा कर रही है। तो ये एक भ्रम फैलाने के लिए कोई भी वहाँ पे सब पिकनिक मनाने जाएंगे और कोई प्रशिक्षण होने वाला नहीं हो। कांग्रेस जिस तरह से कबीलों में बटी है, वहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल। वैसे भी आप देखिए, पिछली बार से ही कांग्रेस की गुटबाजी दिख रही थी एक मुद्दे को लेकर, इसके बाद कमलनाथ जी कहीं नहीं गायब हो गए, दिग्विजय सिंह का खेमा अलग चल रहा है, अरुण यादव अलग चल रहे हैं। तो आप कांग्रेस में ये एकजुटता दिखाने के लिए एक तरह से कोशिश की जा रही कि हम प्रशिक्षण शिविर के बहाने लोगों को बता दें कि अभी गुटबाजी नहीं है। दिग्विजय सिंह एक हैं, कमलनाथ एक हैं, कुछ कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं और हम में लड़ाई नहीं है। ये एक मैसेज देने के लिए एक कोशिश की गई होगी, उसकी घोषणा की गई होगी कि हम अप्रैल में बैठक करने जा रहे हैं, और ऐसी पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। क्योंकि जब तक आप जमीन पर उतर के मेहनत नहीं करोगे, सरकार को नहीं घेरोगे, लोगों की लड़ाई नहीं लड़ोगे। कांग्रेस चाहती है जनता खुद लड़ाई लड़े और उनकी तस्तरी में सत्ता सजा के दे दे, वो इस कोशिश में रहते हैं, जबकि उनको लड़ाई लड़ना चाहिए, तब तो जनता उनके साथ आएगी। बिल्कुल। प्रकाश जी, एक और चीज़ है, विधानसभा में आपका इस मुद्दे हैं कि किसान कर्ज माफी है, अपराध हैं या और तमाम मुद्दे हैं, सदन में आप परफॉर्म कर नहीं पाते हैं। सदन के बाहर अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल या रसोई गैस की बात करें, जिसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सड़क पर आप परफॉर्म कर नहीं पाते। लेकिन एक काम अच्छा सा करते हैं वो, कि रोज़ एक चिट्ठी हर दूसरे दिन एक वो लिखते हैं कि 7 महीने से ये नहीं हुआ, 12 महीने से वो नहीं हुआ, 1-2 ट्वीट आ जाते हैं, उसी से पूरी कांग्रेस जिंदा है। तो आपको लग रहा है कि इस चिट्ठी पत्री के इस दौर से कांग्रेस कुछ कर पाएगी? क्योंकि ये खतों के बाद जो खतों को लिखने का जो दौर है वो बहुत पुराना हो गया, और अब नए सिरे से एक सोशल मीडिया के ज़माने में ये कितना कारगर साबित होगा? क्योंकि कई बार तो वो चिट्ठी पता भी नहीं चलती कि किसने लिखी, किसको लिखी, कब लिखी, वो पता चलती है जब तक कोई नई चिट्ठी आ जाती है। देखिए, चिट्ठियों का दौर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिट्ठियों का दौर, अब चिट्ठी लिखने से आज के ज़माने में तो आप ट्वीट कर दो, अगर आपको शिवराज सिंह चौहान तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो कोई भी कर सकता है। बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप अपनी बात वहाँ पे कह सकते हैं, उनको टैग कर दो आप ट्विटर में, आप उनको ट्विटर के ऊपर टैग कर दो। चिट्ठी लिखने का तो ज़माना रहा नहीं आजकल। लेकिन फिर भी अगर कमलनाथ जी लिख रहे हैं तो वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि मैं मतलब कुछ कर रहा हूँ। अगर वो अपनी सक्रियता बताने का, अभी हाल उन्होंने कुछ महिला दिवस के भाषण में भी कहा था कि अब उम्र रही नहीं और जवानी फिर भी कायम है। तो वो ये सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं भी अभी हाल सक्रिय तौर पे हूँ, लेकिन आप सक्रियता देखिए एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, एक मुख्यमंत्री के तौर पे। दूसरी तरफ जो आपके विरोध में है, तो प्रदेश अध्यक्ष रोज दौरे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रोज दौरे कर रहे हैं, रोज एक कार्यक्रम कर रहे हैं, रोज जनता से संपर्क कर रहे हैं, रोज जनता के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक औपचारिकता के स्तर पे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक आप जमीनी राजनीति नहीं करेंगे, तो जमीनी राजनीति का दौर ही कांग्रेस में बचा नहीं है। कांग्रेस के लोगों को वैसे भी विपक्ष की आदत नहीं रही। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ब्रजेश ने कही कि कांग्रेस हमेशा इस भरोसे में ही है कि जनता ही उसको बीजेपी से त्रस्त हो जाएगी तो विकल्प कोई और नहीं है, तो जनता ही उसको सरकार में वापस लाएगी। और यानी उनको लग रहा है कि यूपीए का जो 10 साल के दौर में कांग्रेस जनता ने त्रस्त होकर उनसे सरकार छीन ली, वैसा कुछ चमत्कार की उम्मीद वो कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस जो है हमेशा ये कहती कि कांग्रेस एक जन आंदोलन है। मुझे आज तक ही समझ में नहीं आया कि कांग्रेस किस चीज़ का आंदोलन है, क्योंकि जनता के बीच तो है नहीं कांग्रेस। बिल्कुल। अगर जनता के बीच कहीं कांग्रेस हो तो जनता का जो आक्रोश उभरना चाहिए, कई सारे मुद्दे आज पेट्रोल डीजल के भाव मध्य प्रदेश में किस स्तर पे हैं, आप सरकार पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं बना रहे हैं, एक औपचारिक तरीके से आपने प्रदर्शन करके अपनी ड्यूटी से फुर्सत पा ली। बिल्कुल। तो अगर जन आंदोलन हो तो आप जनता को बाहर अपने साथ निकाल के ला सकते हो। ऐसा मैंने देखा है, जब 2003 में उमा भारती सत्ता में आई थी, उसके पहले दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो माहौल था, मैंने पूरे के पूरे जिस जगह सभा होती थी तो गांव के गांव खाली होते देख के सभा स्थल पे देखें, तो वो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है सरकार के खिलाफ। बिल्कुल। अभी आप सरकार के खिलाफ कोई पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पा रहे हो। आप कांग्रेस के लोग हो,
सारे दूर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुला के एक भीड़ दिखा सकते हो, लेकिन जो जनता का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सरकार के खिलाफ, वो करने की क्षमता कांग्रेस में नहीं है। अब आप देखिए रोजाना राहुल गांधी रोज बढ़िया ट्वीट कर रहे हैं मोदी सरकार के लिए, लेकिन उसका असर कहाँ हो रहा है? कितने लोग, हिंदुस्तान की जो मतदाता संख्या उसके कितने लोग ट्विटर को देखते हैं, और ट्विटर को देखने से उन पर असर क्या हो रहा है? सवाल, आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय है, लेकिन अगर सड़क पर जनता के बीच सक्रिय नहीं है तो फिर संभव कैसे? आप सरकार से, जो पार्टी सत्तारूढ़ है और उसका जो वर्किंग है, उसकी जो कार्य पद्धति, उससे कैसे लड़ सकते हैं? आप देखेंगे पूरे देश के सारे तमाम राजनीतिक दल इस समय बहुत ही विचित्र स्थिति में है। निश्चित तौर पर। और कांग्रेस के अंदरूनी जो कलह है वो भी छुप ही नहीं रही, चाहे वो केरल से लेकर तमाम जगह की हम हर जगह सामने आ रही है। रोज कोई ना कोई नेता अलग तरह से बयान दे रहा है। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि वो गैर और राजनीतिक जब एक किसान आंदोलन चला रहे हैं दिग्विजय सिंह। पीसी चाको जब ये बात बोल रहे हैं तो उनको ये याद दिलाया जा रहा है कि दिल्ली में उन्होंने गुटबाजी की थी। कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो गुटबाजी को बढ़ावा नहीं देता? बिल्कुल। तो सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ यही है। एक और चीज़ है ब्रजेश, हम सुनने देखा जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, और लगभग तमाम कांग्रेस के नेता जब कोई बात निकलती तो वो यही कहते हैं कि बीजेपी या बाकी विपक्ष का आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान है। तो अगर ये सवाल इस तरीके से पूछें कि जो कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसका योगदान क्या है आज़ादी की लड़ाई में, क्योंकि जब वो तो एक ही पार्टी थी, 75 साल उस बात को हो गए, तो जाहिर सी बात है। फिर वो कहते हैं कि हमारे परिवार ने या गांधी परिवार ने बलिदान दिया है, तो हम कांग्रेस बीजेपी भी कह सकती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या गांधी परिवार के इतर भी हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया इस देश की राजनीति की आज़ादी के लिए। तो बार बार एक ही चीज़ को कि केवल उससे तुलना करना कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तो केवल आपको इसीलिए सरकार, आपको 55 साल सरकार मिल गई है, उसी के चक्कर केवल में उसी चक्कर में आपने सरकारें आपको लगातार मिली पूरे देश से, और आप उसके बाद भी उसकी कब तक खाते रहेंगे? देखिए मनोज जी, यदि यही बात है कि शहीद के आपके परिवार के हुए हैं, कांग्रेस पहले तो कांग्रेस ही थी ना, आज़ादी का आंदोलन लड़ा था, एक पूरा संगठन है, बाद में उसमें से बिखरे और दूसरे दल, और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो अब हैं नहीं, शहीद हो गए। यदि हम इसको इस तरह से लें कि आज जो सैनिक हैं जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और आज वो शहीद हो जाते हैं, वो देश को बचाने में शहीद हो जाते हैं, तो उनकी कई पीढ़ियों को तो आपको वो सम्मान के साथ रखना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ऊपर रखना चाहिए, IAS IPS बना देना चाहिए, एक के बाद एक नौकरी देते रहना चाहिए कि इन्होंने शहीद का दर्जा दे दिया। तो कब तक? एक वो होता है कि आपने जो किया है, आपके दादा परदादाओं ने जो किया है, उसका आप कब तक खाते रहोगे? इस तरह से तो राजा महाराजाओं ने जो अच्छे किए हैं तो उनकी संतानों को आज भी दे देना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र है, वो उस जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता उन्हें तय करती है। वही कांग्रेस प्रीवी वर्ष समाप्त कर देती है, लेकिन वो राजनीति से पल्ला नहीं छुड़ा रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि दादा ने घी खाया लेकिन पोता पहलवान बन रहा है, हाँ, पोता पहलवान बन रहा है, तो कब तक? भाई आप कुछ साबित करके दिखाइए कि आपने देश के लिए क्या किया। आप संघर्ष करिए, सड़क पर उतरिए, जैसे प्रकाश जी ने कहा कि आप जमीनी लड़ाई लड़िए, आप जमीन पे दिखाइए कि हम देश के लिए करना चाहते हैं, ये संघर्ष करना चाहते हैं। और जिन लोगों ने जो संघर्ष किया था उनकी तो आपने पीढ़ियां दर पीढ़ी आज तक आपने उनका लाभ लेते रहे हो, लेकिन अब जो लोग कर रहे हैं, जैसे आपने कहा यूपीए सरकार से त्रस्त होकर मोदी सरकार आ गई, तो मोदी सरकार से जनता त्रस्त होगी तो आपको बना देगी, तो आप इसकी उम्मीद मत करिए। आप लड़ाई लड़िए जिस तरह से उनने लड़ाई लड़ी थी, आप भी लड़िए, आप मैदान में उतरिए। जनता आक्रोशित है, इसमें कोई नो डाउट मनोज जी कि लोग महंगाई से त्रस्त नहीं है। महंगाई जब इस टाइम पे बढ़ी थी, शुरुआत हुई थी, देखिए आप फिल्में तक बन गई, महंगाई गाना तक बन गए, बिल्कुल महंगाई डायन खा दिया। लेकिन आप आज की तारीख में जनता का जो उग्र, जो जिस बात से नाराजगी है उसको आप भड़का नहीं पा रहा हो, जो आपका काम है, आप नेतृत्व नहीं दे पा रहे हो उनको, विपक्ष को। जिस तरह से वैसे ही कि पेट्रोल तो पड़ा हुआ है लेकिन माचिस दिखाने वाला कोई नहीं है। जो काम विपक्ष को करना चाहिए, जनता जो नाराज है जिन मुद्दों पर, उसको जमीन पर जाके आप उसको सहभागी बनिए उसकी, और उसकी लड़ाई लड़िए, तो निश्चित तौर पर आक्रोश होगी। सरकार को मजबूर करना आपका काम है विपक्ष का। लड़ तो वो रहे, लेकिन अभी आग लगाने के लिए तो मौजूद है पेट्रोल, बिल्कुल, लेकिन एक भरोसेमंद नेतृत्व का जो तीली है वो नहीं है, बिल्कुल, जो आग लगा सके, जिस पे जनता भरोसा कर सके। इसलिए आप कांग्रेस ने भी तब तक राज किया देश में लगातार 30 साल, क्योंकि सामने कोई सशक्त नेतृत्व नहीं था। अब जब सामने सशक्त नेतृत्व आ गया है तो कांग्रेस आज उस स्थिति में चली गई जहां पे कभी विपक्ष रहा करता था, या बाकी विपक्ष जब रहा करता था, उस स्थिति में आज उस स्थिति में कांग्रेस है। कांग्रेस है भविष्य में लंबे समय तक, मुझे नहीं लगता जब लोग मोदी सरकार से भी त्रस्त हो जाएंगे तो अकेली कांग्रेस जो है दिल्ली में सरकार बना लेगी, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अगर अकेले दिल्ली की भी बात करें हम, तो एक 15 साल जिस कांग्रेस ने राज्य किया वहां उनका खाता तक नहीं खुला है।
ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आप दिल्ली की, मैं तो दिल्ली से मतलब पूरे भारत की बात एक कर रहा हम हूँ। तो एक अकेले दिल्ली की भी हाँ, बात तो कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर स्थिति ये है, जहाँ 15 साल किए थे वहाँ पे एक तीसरी पार्टी आ गई और आपका आता पता नहीं है। तमिलनाडु में 25 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, पता नहीं कितनी जीतोगे। मैं कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस भविष्य में इस देश में अपने दम पे कभी सरकार में आ पाएगी तो वो एक बहुत बड़ा करिश्मा होगा। अब उस करिश्मा को करने के लिए एक लीडरशिप चाहिए, एक नेतृत्व चाहिए, एक सक्षम ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। वो कहाँ है? बिल्कुल। और जनता का भरोसा हासिल करना पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने भरोसा हासिल किया, धीरे धीरे आप भरोसा खो चुके हो तो आप जनता के बीच में ही जाओगे तो भरोसा आप पाओगे। जब भरोसा आप पे हो जाएगा तब आप सत्ता में आ सकते हो, नहीं तो नाराजगी के भरोसे यदि बैठे रहोगे तो सत्ता में आने की संभावना नहीं है। बिल्कुल, बड़ी बात यही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि भगवान की शरण में जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तो शायद कांग्रेस अभी खुद की मदद कर नहीं रही है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर काफ़ी जो भी शिविर लग रहा है, हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी संगत से पंगत और तमाम सारे कार्यक्रम देखे। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी घोषणा की कि राम वन पथगमन बन जाएगा। पिछले साल की बात है, मार्च में 2 दिन का मेला ओरछा महोत्सव मनाया गया और ये कहा गया कि 100 दिन में ओरछा का कायाकल्प हो जाएगा। ये बात अलग है कि एक पखवाड़े बाद सरकार गिर गई और बीजेपी ने अभी ऐसा कोई कायाकल्प वहाँ किया नहीं है। लेकिन मारफीज का एक ला है जिसमें उन्होंने कहा है कि मीटिंग वो मूर्खता है जिसमें घंटे खराब करके मिनट्स नोट किए जाते हैं, और शायद कांग्रेस भी वही कर रही है। जिस दिन कांग्रेस इस स्थिति से उभरेगी तो वो उसके लिए भी अच्छा होगा, इस प्रदेश के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।